दास्तान कहानी में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिन्हा आज आपके पास ममता कालिया की चर्चित कहानी बोलने वाली औरत लेकर प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले हम ममता कालिया जी के बारे में जानते हैं। ममता कालिया एक प्रमुख भारतीय लेखिका हैं जिनका जन्म 2 नवंबर 1940 ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हुआ है। ममता कालिया ने कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक और पत्रकारिता अर्थात साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपने कलम का जादू बिखेरा। ममता कालिया ने 1963 ईस्वी में ऊंचे ऊंचे कंगूरे नामक कहानी से अपनी कहानी लेखन की शुरुआत की। इस प्रकार ममता कालिया ने अनेक दिग्गज कहानीकारों के मध्य अपनी भिन्न भाषा शिल्प कथा द्वारा विशेष स्थान भी प्राप्त किया है। ममता कालिया की कहानी वैसे तो 2 खंडों में है, जिसमें प्रथम खंड की कहानी में मध्य वर्ग, निम्न वर्ग की निराशाएं, पाखंड, अंतर्विरोध और विडंबनाओं का चित्रण मिलता है, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को बड़ी ही सरलता रूप में प्रस्तुत किया है। और बेतरतीब, बीमारी, छुटकारा जैसी कहानियां इसका प्रमुख उदाहरण है। और कहानी की द्वितीय खंड की ओर जब हम जाते हैं तो द्वितीय खंड में परिवर्तित हो रहे समाज के भारतीय जनमानस के व्यवहार, सोच, जीवन पद्धति, महत्वाकांक्षा, बाजारवादी सोच, खंडित मूल तथा पूर्ण न होने पर निराशाएं, कुंठाएं और भविष्य की आशंकाएं जैसे जीवन के जटिल विषयों की टकराहट का मुख्य स्वर विद्यमान है इनकी कहानियों में। और खिड़की एक दिन अचानक, अलमारी, मेला तथा बोलने वाली औरत जैसी कहानियां इसका प्रमुख उदाहरण हैं। तो बोलने वाली औरत ममता कालिया द्वारा रचित मध्यवर्गीय परिवार की एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसका नाम दीपशिखा है, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बोलती रहती है या यूँ कहें बहस करती है। ये बोलना परिवार में उसका किसी को भी पसंद नहीं है। उस परिवार में बीजे यानी सास, ससुर, पति, कपिल और 2 बच्चे हैं, इसलिए उस पर हमेशा बदतमीजी, बदजुबान की तोहमत लगती रहती है। वह सोचती है वह कभी नहीं बोलेगी, परंतु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसे बोलना ही पड़ता है। दीपशिखा से उसके पति ने उस समय विवाह किया था जब वह बीएससी में पढ़ रही थी। पति ने उसकी मौलिक सोच और वक्तव्य से प्रभावित होकर विवाह किया था, किंतु शिखा को अपने उन्हीं गुणों के कारण बार बार अपमानित होना पड़ता है। और कहानी में ऐसी कई घटनाएं हैं जो इसकी ओर हमें इशारा करते हैं। यह झाड़ू सीधा किसने खड़ी की? बीजी ने त्योड़ी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उसने मीरा को धमकाया, इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो वे कहना चाहती थी मीरा को काम से निकाल देगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे ही हमेशा छोरू छोरू की मुद्रा में रहती थी। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐठ कर जवाब दिया। मैंने नहीं रखी बीजी, शिखा ने आंगन से आते हुए कहा। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम? झाड़ू खड़ी रखने से दलिद्दर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है। यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से कुछ तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख, सीख है तेरी। मेरा ख्याल है झाड़ू घुसल खाने के बीचों बीच भीगती हुई, पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्दर आ सकता है। तीलियां गल जाती है, रस्सियां ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर कभी झाड़ू खड़ी ना मिले, समझी? इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है कक्का। लाख बार कहा था इस कुदेसिन से ब्याह न कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने आप को बहुत सही और समझदार मानती है, लेकिन जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते देख बीजी का खून खौल गया और इसे तो बिल्कुल अकल नहीं। उन्होंने मीरा से कहा, बीजी चाय पियेंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीट करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब ना देना वे जरूरी नहीं समझती थी। वैसे भी उनका ख्याल था शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वे भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तू चाय पिलाकर मुझे मार डालना चाहती है? शिखा ने और बहस करना स्थगित किया और चाय का गिलास लेकर अपने कमरे में चली गई।
तो ये सभी घटनाएं गौण हैं। हर घटना की प्रतिक्रिया में वो हर बार बोल उठती है, जिसका अंत उसे चुप रहने की हिदायत देने के साथ ही होता है। लेकिन वह केवल बोलने के लिए नहीं बोल रही, बल्कि वह तो प्रतिपाद कर रही है उन अंधविश्वास और रूढ़ियों से जकड़ी हुई उस मर्दवादी सामाजिक संरचना का, जिसमें प्रायः पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी स्त्रियों को ही शोषक या उनकी एक प्रकार से प्रतिद्वंदी बनी हुई हैं। वह लड़ रही है अपने आत्मगौरव के साथ साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, और इस लड़ाई में उसके हथियार हैं केवल उसके शब्द। वह स्त्री शिखा, जिसका पूरा नाम दीप शिखा है, वह खुद को अग्नि शिखा के रूप में कहे जाने में ज़्यादा पसंद करती है, और एक स्थान पे वह कहती भी है, माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीप शिखा नहीं अग्नि शिखा हूँ, अग्नि शिखा। उसके व्यक्तित्व की यह छोटी सी झलक ममता कालिया ने दी है। यह उसके अंदर उबल रहे लावे या पनप रहे आक्रोश की ओर हमारा ध्यान खींचती है। कहानी के अंत में शिखा का अपना ही बेटा उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है, और तब वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाती है। कहानी के अंत में वो ओठ सूज जाने के कारण, उसका जबड़ा जाम हो जाने के कारण शिखा बोल नहीं पाती, किंतु भाव उसके अंदर कुलबुलाते हैं और शब्द बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। शिखा को लगता है कि उसके मरने के बाद ये शब्द उसके शरीर से, हर रंध्र से बाहर निकलकर हस्तक्षेप की जीती जागती मिसाल बन जाएंगे। जब स्त्रियां को बिना बोले या मांगे एक संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान प्राप्त हो सकेगी, तो इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता भी है। इस प्रकार हम देखते हैं ममता कालिया जी की कहानी की भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज है, और उन्होंने अपनी कहानी में स्त्री पात्र के अस्तित्व, गौरव एवं निजता को बचाने के लिए विकट परिस्थिति से जूझती है स्त्रियां, लेकिन हार नहीं मानती, जो ममता कालिया जी की विशिष्टता को भी दर्शाती है। थैंक यू, धन्यवाद।